क्या हाल चाल है मेरे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हो। देखो भाई आपकी तैयारी बहुत अच्छी से चल रही है। तो अब एक देखो, लास्ट टाइम हमने वीडियो करी थी कि इसकी रेशियो प्रोपोर्शन की, उसी का दूसरा पार्ट, मतलब चौथा पार्ट है ये। तो यहाँ पर हम सीखेंगे नए तरह के क्वेश्चन, और नए तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे, वो क्वेश्चन होंगे आपके आय से संबंधित, आय खर्चा और बचत से संबंधित क्वेश्चन। देख लेते हैं, दोनों तरीके समझेंगे किस तरह से हमें सॉल्व करना है और किस तरह से पेपर में टिक करना है। तो सॉल्व करना आना चाहिए नहीं आना चाहिए वो आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन पेपर में किस तरह से टिक मारना है उस पर आप जरूर फोकस करोगे, वो जरूर समझना है आपको। चलो समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, पी क्यू आर के वेतन का अनुपात दे रखा है 3:4:6 और आर का वेतन पी के वेतन से 15,000 रुपए अधिक है। तो क्यू का वेतन कितना है। अब क्यू का वेतन कितना है ये समझना है। अब एक बात समझ लो, सबसे पहले मैं लिखता हूं, इसे देखने हम पेपर में नहीं करना है ऐसा, आपने घर पे करना, टीचर बनने के लिए करना। पेपर में करने के लिए मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी फिलहाल मेरे पास है पी, मेरे पास है क्यू, मेरे पास है आर, ठीक है। और इनका रेशियो दे रखा है 3:4:6, 3:4:6। अब रेशियो दे रखा है और इसमें क्या बोल रहा है, आर का वेतन पी के वेतन से 15,000 अधिक है। तो 15,000 अधिक है, अधिक का मतलब ज्यादा होता है। अब मैं कहूं कि भाई इनकी जो इनकम मिली है ना, इनकी जो सैलरी मिली है, मैं कहता हूं इनको लिफाफों में मिली है। किस में मिली है, लिफाफों में मिली है या गड्डी में मिली है। मान के चलना कि एक गड्डी पकड़ाई इसकी सैलरी, दो गड्डी पकड़ाई इसकी सैलरी, तीन गड्डी पकड़ाई, तो ऐसे मान के चलते हैं। तो इनकी जो पी की सैलरी कितने गड्डी में पकड़ी है, मिली है। इसे 3 गड्डी पकड़ाई, सैलरी खत्म। इसकी 4 गड्डियां दे दी, सैलरी खत्म। इसको 6 गड्डियां दे दी तो इसकी सैलरी खत्म। लेकिन हमने बताया गया है कि भाई 15,000 अधिक है किसकी, आर की सैलरी पी से, तो अधिक तो होगी। क्यों होगी भाई, अरे सर इसे 3 गड्डियां मिलती हैं, इसे 6 गड्डियां मिलती हैं। अरे गड्डियों में फर्क है ना भाई, 3 गड्डियां फालतू मिलती है इसलिए 3 गड्डियां फालतू मिलती है, इसलिए तो 15,000 फालतू है उसके। तो अच्छा 3 गड्डियों में 15,000 आए तो एक गड्डी में कितने होंगे भाई, एक गड्डी में आएंगे 5,000, हाँ कि ना। एक गड्डी में 5,000 आएंगे। तो हमें पूछा है किसका, क्यू के बारे में। तो क्यू के पास कितनी गड्डियां हैं, 4 गड्डियां। एक गड्डी में 5,000, इसके पास 4 गड्डियां हैं, तो कितना होगा, 5 चौके 20। इसका मतलब इसकी सैलरी 20,000 रुपए है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसका बेसिक फंडामेंटल है, हम ऐसे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा पेपर में कैसे करना है, पेपर में मैं आपसे हमेशा से बोलता आया हूं कि जब भी आप सवाल देखो रेशो के लिए, आप सबसे पहले देखना लास्ट में क्या दे रखा है। जैसे हमें क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, क्यू का वेतन निकालना है। तो क्यू के वेतन में आपने क्या करना है, क्यू का वेतन क्या है 4, तो आंसर में देखूंगा 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 4 के मल्टीपल तो सर सारे ही है ऑप्शन में, पर एक चीज देखो कि सब में 3 जीरो है और मेरे यहां पर आंसर में भी 0 है। तो मैं इस 3 जीरो को खत्म कर देता हूं। जब यहां से खत्म करूंगा तो यहां से भी खत्म हो जाएंगे भाई, बात समझ में आ रही है। यहां से भी खत्म कर दूंगा, इससे होगा क्या, कुछ नहीं हुआ, आपको सवाल करा रहे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि अब सवाल वही है, बस वैल्यू बदल गई। कैसे बदल गई कि पी क्यू आर का वेतन 3:4:6 में है। यदि आर का वेतन पी के वेतन से 15 रुपए अधिक है तो क्यू का वेतन बताओ। अगर 15,000 की जगह 15 होता तो भाई साहब 35,000 अगर आंसर होता तो 35,000 की जगह 35 होता। 25,000 अगर आंसर होता तो 25,000 की जगह 25 होता। तो जो बाकी यहां से 3 जीरो गायब करें, यहां से भी 3 जीरो गायब कर दो, ये इससे आपको सहूलियत मिलेगी। आगे से अब सवाल दिखाई देगा तो आप ऐसे काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो सर अब तो आंसर हो गया ना सर, 4 का मल्टीपल उठना है। 4 का मल्टीपल 35 नहीं होता, 4 का मल्टीपल 25 नहीं होता, 4 का मल्टीपल 30 नहीं होता, सिर्फ सी आंसर हो गया और यही सवाल का आंसर है। समझ में आई बात। तो हमने कुछ थोड़ा सा काम किया और अपने आंसर तक पहुंच गए। ये सवाल वैसे भी बहुत बड़ा नहीं था, तो इसमें आपको कोई ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सवाल आएंगे आपके पास बहुत। चलो अगला सवाल देखो भाई, बहुत अच्छा सवाल है, समझ लेना। अब सवाल क्या है देखते हैं। सवाल है कि भाई आय और व्यय के अनुपात जो है 9:5 है और आय में 40% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की कमी होती है। यदि प्रारंभिक आय 45,000 है तो अंतिम बचत कितनी होगी। ऐसे सवाल जब परसेंटेज की बात आए तो पहले समझ लेना कि परसेंटेज की जब भी आएगी तो आप कैसे करोगे। मैं यहां लिख देता हूं भाई, मेरे पास जो आय और व्यय की, मतलब मैं कह रहा हूं इनकम है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इनका रेशो दे रखा है 9:5। ठीक, अगर मैं बोलता हूं अगर ये 9 रुपए कमा रहा है और खर्चे 5 रुपए कर रहा है, ऐसे मान लेता हूं 9 गड्डी कमा रहा है, 5 गड्डी खर्चे कर रहा है, तो बचा कितनी गड्डी आ रहा है, ये कर रहा है, बचा कितना रहा है, ये सेविंग है भाई,
और ये सेविंग कितनी बचा रहा है, ये 4 गड्डियां बचा रहा है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, परसेंटेज की बात आएगी तो हम ऐसा कर लेंगे और इसमें आप अपनी मर्जी से एक एक जीरो, दो दो जीरो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। जैसे हमने जीरो जीरो खत्म कर देते ऐसे यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं, एक जीरो या दो जीरो, जिसमें आप कंफर्टेबल समझो, समझ लेना। बोला 40% बढ़ा है, इनकम बढ़ी है 40%। एक बात बताओ, सेविंग, इसका मतलब सवाल समझ में आ गया कि 90 रुपए कमाता है, 50 खर्च करता है, 40 रुपए बचने चाहिए, हाँ कि ना, 40 बचने चाहिए। चलो जी ठीक है, अगर 90 रुपए कमा रहा था, अब उसकी 40% बढ़ गई है, तो इसका मतलब 9 चौक 36 रुपए बढ़ गए होंगे। इससे यहाँ 36 रुपए का और फायदा हुआ, क्योंकि इनकम बढ़ी है ना, जो बढ़ी है वो तो बचत में आएगी ना भाई, खर्चा तो अगला बढ़ा ही नहीं था। तो मैं इसका 40% निकाल देता हूं। कैसे निकालते हैं भाई 40%? किसी भी संख्या का हमें 10% निकालना आना चाहिए। कैसे निकलता है कि संख्या का एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, जैसे 90 के बाद क्या जीरो, जीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 9। तो 9 10% था, 4 गुना कर देंगे और 40% हो जाएगा। 9 चौक 36 आया 40%। क्या ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, इनकम में से तो इसे 36 रुपए और एक्स्ट्रा मिल गए। 50 रुपए खर्चा था, इसने खर्चे में 10% की कमी कर दी है, अगले ने खर्चा भी कम कर दिया है। तो कम करने के बाद क्या होगा, वो भी तो बचत में काउंट होगा। कहीं तुम खर्च कर रहे थे, अगर तुमने वो बचा लिया तो खर्चा कम करा है, तो इसका मतलब बचत भी तो इंक्लूड होगा। यहां से भी 10% कितना होगा, 50 का 10% 5 रुपए, यहां से भी 5 रुपए इसे फालतू मिल गए, तो इतना फालतू आ गया, इतने रुपए फालतू बचे हैं। और 40 रुपए जो बच रहे थे वो तो बचेंगे, तो 40 रुपए ये, तो कितना हुआ भाई, ये 36 5 41, 41 रुपए और एक्स्ट्रा मिले हैं और 40 पहले बच रहे थे। कुल मिलाकर 81 रुपए बचने चाहिए। 81 रुपए बचने चाहिए कब, जब उसकी सैलरी 90 रुपए होगी। लेकिन सैलरी तो 45,000 दे रखी है, 90 अगर सैलरी होती तो 81 रुपए बचत होती नहीं। 90 की जगह 45,000 होता तो कितनी होगी, 90 का 45 कितना बनता है भाई, एक जीरो से एक जीरो 9 पंजे 45, 500 गुना। अगर ये 500 गुना बनाए तो ये भी 500 गुना होगा, और ये 500 गुना हो जाएगा, तो 8 45 और 8 5 एकम 5, तो 405 आना चाहिए। ऑप्शन में ये रहा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, खत्म। तो आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। क्या ठीक समझ में आई बात? क्या समझ में आ गई बात? चलो, यहां से ये आंसर निकल गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको सवाल में जो डाटा दे रखा है उसमें कुछ ना कुछ खासियत तो है। खासियत है, वो क्या है वो समझ लेते हैं। अगर जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी है और अच्छी बात है, लेकिन अब समझना जरूरी है। एक बात समझना कि मैं कहता हूं ये इनकम है और ये व्यय है, ठीक है, खर्चा है। इनकम मैं बोलता हूं ये इनकम है और ये खर्चा है, ठीक है। तो इनकम 9 है, 9 गड्डियां हैं, खर्चा कितना है 5 है। तो सेविंग कब आएगी, जब इनमें से घटा देंगे, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटा देंगे तब तो सेविंग आएगी, हाँ कि ना। यही आती नहीं भी आती। चलो, लेकिन अभी ये तो वो पुरानी वाली सैलरी है। अगर मैं कहता कि भाई इसकी सैलरी में 40% बढ़ा दिया, तो 40% का मतलब है 100 में 40 बढ़ा दिया तो 140 से गुना कर दिया, हाँ कि ना, ठीक है। और अब इसके खर्चे में 10% कमी कर दी है, 100 में से 10% कमी हो जाएगी तो 90 से गुना कर दिया। अगर इन दोनों को, ये नई वाली इनकम है और ये नया एक्सपेंडिचर है, घटाऊंगा तो नई सेविंग आ जाएगी, हाँ के ना। अब एक बात बताओ, घटा रहा हूं, अब ध्यान दोगे, ये क्या है 9, ये क्या है 90 में भी 9 है, तो ये 9 का मल्टीपल है। किसका है, 9 का मल्टीपल, ठीक, ये 9 का मल्टीपल है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ये लिख के बता रहा हूं, उसे लग रहा है टाइम लगेगा, लेकिन आपको चीज समझ में आएगी। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर चुटकियों का सवाल हो जाएगा। ये आपके जो दोस्त कर रहे हैं, टीचर कराने दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां समझना, मैं कह रहा हूं ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है। अगर 9 के मल्टीपल में से 9 का मल्टीपल जाएगा तो आंसर भी 9 का ही मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल होगा तो इसका मतलब 9 से डिवाइड होने वाला होगा। 9 से काटते भाई, 9 से ये नहीं कटेगा, 9 से ये नहीं कटेगा, 9 से ये नहीं कटेगा, सीधा सीधा आंसर ए बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे काम करना है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहां देखते हैं भाई, यहां पर क्या है, राम और श्याम के वेतन जो है, वेतन का अनुपात है 8:5 है। यदि दोनों के वेतन 2600 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है तो उनका अनुपात, मतलब उनका अनुपात 15:11 हो जाता है। श्याम के वेतन क्या है? अच्छा एक बात बताऊं कि ये मेरे पास क्या है भाई, ये बढ़ी हुई सैलरी है, बढ़ी हुई सैलरी है ना, 2600। ये मैं कहता हूं यहां पर ये राम है और ये श्याम है,
ठीक है, ऐसा बोल दूं तो राम और श्याम का रेशो है, चाहे तो आप कैसे भी कर लो, कोई भी आप पुराने में से अगर घटा दोगे नए वाला तब भी 2600 निकलेगा। कुल मिलाकर दोनों जगह 2600 है। अब इसके तरीके कुछ भी हो सकते हैं, आप समझना क्या करना। एक तो ये काम हो गया भाई, ये बड़ी सैलरी है, ये बड़ी सैलरी थी, और पहली सैलरी क्या थी, पहली वाली सैलरी देखेंगे तो रेशो में क्या था, यहां पर हमारे पास कितना 8:5 है। अगर मैं दोनों घटाता हूं, बड़ी सैलरी से जो बाद वाली सैलरी घटाता हूं तो कितना आएगा, 2600 रुपए आना चाहिए। इधर भी 2600 मिलना चाहिए, इधर भी 2600 मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि इसमें से घटाऊंगा तो 2600 आना चाहिए, इसमें से घटाऊंगा तो 2600 आना चाहिए। तो सैलरी ऐसे मान लो कि उसने गड्डियों में दे दी है। अब नई सैलरी कितनी है, 15 गड्डी मिल रही है, पहले कितनी मिल रही थी, 8 गड्डियां मिल रही हैं। कितना फर्क आया, 7 गड्डियों का, 7 गड्डियों में कितना है, 2600 रुपए। इधर देखा, इसे श्याम को मिल रही है नई 11 गड्डियां मिल रही हैं अब, और पहले मिल रही थी 5 गड्डियां, कितना फर्क आया, 6 गड्डियों का। ऐसे नहीं हो सकता भाई, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है कि यहां पर 7 गड्डियों में 2600 मिल रहे हैं, इसके 6 गड्डियों में 2600 मिल रहे हैं, जबकि गड्डियों का साइज तो बराबर है। अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर कुछ गड़बड़ है। अगर इस बात को मैं ऐसे समझा सकता हूं कि जब भी आपको फर्क बराबर आए तो आपको इनके बीच का अंतर भी बराबर आना चाहिए भाई। अंतर बराबर आने के लिए क्या करेंगे, इनके अंतर को बराबर कर दो, या तो बराबर होगा और नहीं होगा तो बराबर कर दो। बराबर कैसे करते हैं कि इनके बीच में कितना फर्क है भाई, इनके बीच में कितना है, 15 से 11 के बीच में 4 का फर्क है, ठीक है, यहां 4 का फर्क था, और यहां पर कितना फर्क है भाई, इनके बीच में 3 का फर्क। अब इन फर्क को बराबर कर सकते हैं क्या, किसी नंबर से मैं 4 को गुणा कर दूं 3 बना सकता हूं क्या, या 3 को किसी नंबर से गुणा करूं 4 बना सकता हूं क्या। अगर मुश्किल हो रहा है, बन तो जाएगा, मुश्किल हो रहा है तो आप एक दूसरे की गुणा कर दो, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इन दोनों से, और इसकी गुणा इन दोनों से कर दो। यह लिखता हूं, यह लिख देता हूं भाई, ये लो, मैंने कहा है कि राम की, चलो राम लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिखता हूं 3 से गुणा करता हूं तो 15 तिया 45, इसे भी करता हूं तो 11 तिया 33, और 4 से इसे करूंगा 4 8 चौक 32, और इसे करता हूं तो 4 पंजे 20। अब मेरे पास ये हो गया, तो मेरे पास अब ये रेशो सही है। क्यों हुआ, क्योंकि 45 में से 32 जाएंगे तो 13 बचेगा, और 33 में से 20 जाएगा तब भी 13 बचेगा, और ये 13 की वैल्यू ही दे रखी थी 2600, क्योंकि दोनों को 2600 मिल रहे थे ना, तो 13 गड्डियां। अब मैं कह सकता हूं कि नई वाली जो सैलरी मिली है वो 33 गड्डियां मिली है। हमें किसका पूछा था, श्याम का, तो श्याम को 33 गड्डियां अब मिली हैं, पहले उसे 20 गड्डियां मिलती थी, तो 13 गड्डियां एक्स्ट्रा मिली हैं, और 13 गड्डियां एक्स्ट्रा मिलने का कारण है 2600 रुपए। तो 13 गड्डियों में 2600 रुपए है, तो एक गड्डी में 200 रुपए होंगे। और अब जो पुरानी सैलरी कौन सी थी, ये थी, तो इसमें 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 200 रुपए से गुना कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 4000। इस सवाल का आंसर 4000। ये रहा, क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आ गई, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो एक तो ये तरीका है भाई, ठीक है। दूसरा तरीका, मैं कई तरीके बता देता हूं आपको यार, जो आपको अच्छा लगे वो यूज करना। एक तरीका ये हो गया, बेसिक तरीका, सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, तो इसमें इसे करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे करने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई, सारे बच्चे करते हैं। फिर आप कैसे कंपटीशन करोगे उन बच्चों से, अगर आप उनके बराबर टाइम लोगे तो। चलो, एक तरीका ये है कि भाई राम और श्याम के आय का अनुपात है 5:8, और उनके जो नई वृद्धि हुई है 2600 रुपए मिले, और अब जो नई सैलरी मिल रही है वो 11 मिल रही है। एक बात बताऊं, श्याम की पूछा है तो श्याम कितना है, 5 रुपए, मतलब 5 के मल्टीपल में हो गया आंसर, 5 के मल्टीपल में सारे। चलो ठीक है, मैं कह रहा हूं सर ये जीरो, मैंने बताया ना 0 0, यहाँ फालतू जीरो आ रहा है तो मैं यहाँ भी फालतू खत्म कर देता हूं। चलो अब कुछ मिलेगा सर, अब भी 5 से डिवाइड हो रहा है, अब भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर ये मिल रहा है और 2600, ठीक, ये सैलरी होनी चाहिए थी। अब 2600 रुपए मिलने के, अब ये क्या हुआ, 2600 रुपए वृद्धि हुई है, 2600 रुपए मिलने के बाद तो अब तो 11 से कटना चाहिए ना, नई सैलरी ये रही, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 5 से सारे कट रहे हैं, लेकिन 26 रुपए जोड़ने के बाद तो 11 से कटना चाहिए। ये ऑप्शन ढूंढो, 26 जोड़ूंगा तो 76 हो जाएगा, 76 11 से नहीं कटता। 26 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा भाई, 26 जोड़ूंगा तो 6 5 11, और ये 4 71 हो जाएगा, ये 11 से नहीं कटता। 26 जोड़ूंगा 6 5 11, और कितना होगा, ये 5 6 61 भी नहीं कटता। तो सिर्फ एक आंसर, और यही मेरा आंसर था। ऐसे कर सकता हूं, समझ में आया कि एक से आंसर से अगर इससे डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 26 रुपए फालतू मिल रहे हैं, क्योंकि सवाल मैंने जीरो, अगर आप जीरो से भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो अगर आप 2600 जोड़ते तब भी 1100 कटता, 6600 जाता, 6600 तो 11 से कटता है, यहां देखो 6600 था, ये कट गया,
ठीक है, तरीका नंबर दूसरा, आप इनमें से कोई सा यूज कर सकते हो, या पहला वाला या दूसरा वाला। ये तो मैं कहूंगा रेशो वाला, जो ऑप्शन वाला मेथड तो आपको समझ में आना ही चाहिए। हर क्वेश्चन को कोशिश करो कि आप ऑप्शन से उस आंसर तक पहुंच जाओ। इससे क्या होगा, हर नए सवाल को आपके दिमाग में एक ही चलेगा, ऑप्शन से करना है, तो आप दिमाग खोलना चालू कर दोगे। नहीं तो हर सवाल के लिए एक नई टेक्निक आएगी, नई टेक्निक आएगी। इसकी टेक्निक मैं भी लिख देता हूं, एक मैं भी करा देता हूं इसे, एक नई टेक्निक से, ये ले लो। ठीक है, अभी जो कराया था वो कॉन्सेप्ट था, ये ऑप्शन का मेथड है। अब जो करा रहा हूं वो टेक्निक्स है। वो टेक्निक्स भाई हर सवाल में कब तक याद रखोगे, चलो समझ लेते हैं। उस सबसे पहले काम क्या करना है, 5:8 ये ले लो भाई। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, सैलरी का था, अनुपात था। अब दूसरा अनुपात क्या है हमारे पास, 15:8 था। ठीक है, और हमारे पास क्या बच रहा है, 2600 रुपए दोनों के पास एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 2600 याद रखना, ये 2600 वाला रखना। अब पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 15 में से 11 गया तो 4, इस 4 से इसे गुना कर देना। करना नहीं है, अभी लिख दो, ऐसा कर सकते हैं क्या। अच्छा, ये चीज कहीं अलग से नहीं है, ये सारी चीज यहीं पे लिखी पड़ी है, तो ऐसा नहीं है कि लिख के अब जब करोगे, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूं आपको पेपर में, तो आपको दिमाग में चलना चाहिए कि भाई यहां पर ये 4 से गुणा करके पेज में लिखना अलग से, या देख लेना। ठीक है ना, दूसरा काम क्या है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे 15 पंजे 75 और 11 अट्ठे 88, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 13। ये 13 समझ में आया, कहां से आया। पहला काम क्या था, इनका डिफरेंस जो कि 4 था, इस 4 से गुना कर दिया, और दूसरा क्या था कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी डिफरेंस आएगा उससे डिवाइड कर देना है। तो क्या आएगा भाई, 13 दूनी 26, 200 गुना 4 800। क्या ये 800 आया, ये बात समझ में आ गई आपको, 800 आ गया ना। तो अब हमारे पास किसका पूछा था मैं, वेतन पूछा था श्याम का। तो श्याम का वेतन कौन सा इनमें से, ये वाला है 5, तो 5 से गुना कर दूंगा तो श्याम का वेतन निकल जाएगा, 5 अट्ठे 40, क्या हो जाएगा 4000, और आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। अगर मान लो इसी 800 से मैं इसको गुणा करता तो क्या हो जाता, 8 64, तो 6400 बन जाती किसकी सैलरी, ये बन जाती मेरे उसकी, कहां गया, राम की सैलरी। क्या बात समझ में आ गई। तो ऐसे कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये सारी चीजें लिखी पड़ी है, अगर लिखी पड़ी है तो आपने क्या करना था भाई, आपने देखना था सिंपल सा, 4 से गुना, लो भाई 4 से था। ठीक है, दूसरा 15 पंजे 75, 8 11 88, 88 में से 75 गए तो 13 से डिवाइड करूंगा तो 200 गुना 400 800, इस 800 को गुना करना था हमें चाहिए थी इसकी, तो 5 से गुना कर देंगे तो 4000, 8 से करता तो 6400 इसकी निकल जाती। तो सब चीज लिखी पड़ी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो जब आपको लगे कि सवाल में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन पर मैं कहता हूं कि इन चीजों पर विश्वास मत ही करो, क्योंकि क्या होता है ना कि हम हर सवाल के नए नए तरीके ढूंढेंगे तो इतने तरीके हो जाएंगे बहुत सारे। आपको क्या करना है, कम से कम तरीकों पे काम करना है और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एग्जामिनर आपकी मदद करता है भाई ऑप्शन देकर, ठीक है, तो उसका फायदा उठाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी के मासिक आय का अनुपात दे रखा है इतना और उनकी मासिक आय व्यय का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक व्यक्ति 6000 बचाता है। हम चाहे तो देखो ऐसे अभी जैसे करा था वैसे ही कर सकते हैं, 6000 था 6000 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुना किससे करेंगे, इनके अंतर से, कितना है 1 है, ठीक है। अब इनका देखो गुना करता हूं, 2 की गुना करूंगा 4 से तो 8 हो जाएगा, और 3 की गुना करूंगा 3 से 9 हो जाएगा। इनका अंतर भी 1 आया, 1 से डिवाइड करूंगा तो 6000 आएगा। इस 6000 आने के बाद ये मेरा 6000 आया है, लेकिन अब इससे किससे गुना करूंगा, मुझे किसकी चाहिए, मुझे चाहिए बी की आय। तो बी की कौन सी थी, ये रही, 4 से गुना कर दूंगा 6 चौक 24, तो 24000 आंसर आ जाएगा। ये रहा मेरा सी आंसर। ऐसे हम निकाल सकते थे अगर याद रख सको तो। दूसरा तरीका आपको बता दिया है कि भाई कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, ये आपका जुगाड़बाजी हो गई। तीसरा ऑप्शन का मेथड बहुत अच्छा है। कैसे, बी की सैलरी निकालनी थी, बी मेरे पास 4 था, 4 का मल्टीपल ढूंढूंगा, 4 के मल्टीपल सारे 0 0 लग रहे हैं, अरे 0 0 लग रहे हैं ना, खत्म कर दो 0, यहां से खत्म करोगे तो 3 यहां से 3 यहां से 3 यहां से 3 यहां से, 4 का मल्टीपल सिर्फ 1 ही है, बस खत्म कर दो आंसर, ठीक है, समझ में आया बात। तो आपको देखो कभी कभी कौन सा मेथड का जल्दी होगा वो जब आएगा जब प्रैक्टिस कर लोगे आप। एक क्वेश्चन को हर मेथड से बनाने की कोशिश करो, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा कि कौन सा मेथड आसान है और किस मेथड से आपको बहुत जल्दी आंसर देता है, ठीक है। आ जाते हैं भाई, अगला देखेंगे, ए और बी के आय का अनुपात दे रखा है 4:7, और इनके व्यय का अनुपात दे रखा है 1:2। यदि प्रत्येक 4800 रुपए की माह बचाता है तो बी की आय बताओ। तो अब मैं देखता हूं, देखो जैसे मैंने पता चला बी का है, तो मैंने बी देखा 7 का मल्टीपल, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35,
7 चौक 28, 7 चौक 42, सारे ऑप्शन 7 से कट रहे हैं। और यहां पर मैं अगर 2 2 जीरो खत्म कर दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन तो इतने कट रहे हैं। तो अब मैं यहां पर 7 वाला मतलब जो रेशो हमसे जो मल्टीपल निकालते हैं ना, यहां पर मैं वो काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि भाई आंसर लगभग सारे ही हैं 7 से डिवाइड होने वाले। दूसरा, जीरो काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब लगाएंगे अपना वो मेथड, कौन सा वाला, 4800, क्योंकि बराबर बराबर बच रहे ना भाई सबको, तो 4800 लिख देंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंतर देखेंगे कितना, 1 का है, तो मैं यहां से 1 से डिवाइड। अब देखूंगा 1 की गुना करूंगा 7 से तो 7, और 2 की गुना करूंगा 8, 4 से तो 8, 8 में से 7 गया तो 1 से डिवाइड करूंगा तो कुल मिलाकर 48 हो जाएगा। 1 से गुना करूं 1 से डिवाइड करूं तो 48। इस 48 को किससे गुना करना है, मुझे किसकी सैलरी चाहिए, मुझे चाहिए बी की सैलरी। तो बी की कौन से, 7 से गुना कर दूंगा, सैलरी निकल जाएगी। तो 7 8 56, इकाई का अंक 6 किसमें है, जीरो को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 6 नहीं है, आंसर डी। तो इतना काम कर दूंगा। तो कब कौन सा मेथड आपको कौन सा जल्दी आंसर दे देगा, इस पर काम करना है। तो वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, चलो। ए और बी के वेतन का अनुपात दे रखा है 3:5। यदि प्रत्येक वेतन में 70,000 रुपए की वृद्धि होती है तो नए वेतन कितना बन जाता है, सेम वैसे ही कर सकते हैं, कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप अगर आपको लगे तो आप कर सकते हो क्या भाई, यहां पर 4 जीरो खत्म करते हैं, यहां पर 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो है, 4 जीरो है। और क्या चाहिए हमें, ए का वेतन चाहिए। ए 3 का मल्टीपल 1 ही है, सीधा आंसर लगा दूंगा ओ ओ ओ ओ, ए का वेतन। तो 2 ऑप्शन बन गए भाई, ये भी हमारा आंसर बन गया और ये भी बन सकता है। तो अब यहां पर क्या करना है, समझ लो। ठीक है, चलो। तो मैं कहता हूं 3 है, ठीक है। और अच्छा, ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं। तो अब एक बात बताओ कि अगर दोनों के वेतन में 7 ये बढ़ा रहे हैं, अब मेरा आंसर क्या, सवाल क्या बन गया, 7 रुपए बढ़ जाते हैं। तो अगर मान लो ये आंसर है मेरा, तो 7 बढ़ाऊंगा तो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और वो किस रेशो से कटना चाहिए, वो कटना चाहिए हमारा कहां पे नया रेशो, 5 से कट रहा है। तो ये रहा आंसर। इसमें अगर 7 बढ़ाता हूं तो ये हो जाएगा 13, और 13 ये 5 से नहीं कटेगा नई वाली सैलरी से, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। बाकी आप जो भी मेथड होता है उनको भी अप्लाई करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे आंसर निकलेगा। ठीक है, एक राम और गंगा की आय का अनुपात 3:4 है और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 2,000 रुपए बचाता है तो उनकी संयुक्त आय और संयुक्त कुल व्यय का अनुपात बताना है। मतलब कुल मिलाकर दोनों की आय, इनकम बतानी है एक साथ, और दोनों का खर्चा बताना है। तो 2 इनकम ये रही थी भाई, 3 और 4 7, और दोनों का खर्चा कितना, ये रहा 2 और 5, 2 और 3 5, ये रहा आंसर 7:5। अब ये भी कोई सवाल था, है ना, इसमें भी क्या करना था भाई, सिंपल सा था तो हमने कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। चल, ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि बी के व्यय का 80% ए के आय के बराबर है तो ए और बी का बचत अनुपात क्या होगा। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आप आराम से समझ देखते हैं। पहले मेरे पास ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है भाई, ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है। ठीक है, दूसरा उनके व्यय का अनुपात दे रखा है, ये इनकम का है, और एक्सपेंडिचर का क्या है मेरे पास 1:2। ठीक, अब बोल रहा है बी के व्यय का 80%। अब व्यय का जो भी है, इनका एक्सपेंडिचर का जो भी है ना, एक ही नंबर होगा जिससे डिवाइड कर रखा होगा। तो बी के अगर मान लो ये क्या है, 1 गड्डी है और 2 गड्डी है, तो गड्डी में जितने पैसे होंगे वो बराबर होंगे। यहां पर जितने गड्डी में, एक गड्डी में जितने पैसे होंगे इतने यहां पर भी होंगे। या 2 गड्डियां है तो गड्डियों का साइज तो सेम ही रहेगा। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, अभी देख लेना कि भाई बी के व्यय का 80% ए के बराबर है, तो बी कौन सा है, ईरा व्यय, ईरा इसका 80%। अच्छा, मैं क्या करता हूं, अब अपनी मर्जी से इनमें 0 बढ़ा देता हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा, चलो एक इनमें 0 बढ़ा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका 80% किसके बराबर है, इसके बराबर होना चाहिए। 80% कितना हो जाएगा इसका, व्यय का देखता हूं, व्यय का कितना है, इसका 80%, बी का व्यय तो ये रहा ना 20 रुपए, अगर मान लो तो 20 का 80% कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बन जाएगा 16। तो इसका मतलब इसे लिख देता हूं 16, और ये बराबर किसके है, एक ही इनकम के। एक ही इनकम कितनी है भाई, 50। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। ये एक ही इनकम नहीं है, इनकम लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं आय है,
मैंने क्या करा, मैंने 0 बढ़ा दिया। मैंने कहा परसेंट की बात आएगी तो हम 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। 0 बढ़ाने से क्या हुआ कि बी का व्यय, तो मैंने सिर्फ व्यय बोला क्योंकि जो भी होगा यहाँ पर जिस नंबर से डिवाइड किया होगा वो एक ही नंबर होगा। यहां से किसी नंबर से डिवाइड किया होगा, जो भी रेशो आया है बाद में, पहले किसी एक ऐसे नंबर को उठाया होगा ना यहाँ पे, जो जिसे हम ऐसे बोलते हैं कि दोनों से काटा होगा। तो मैंने कहा भाई व्यय की बात कर रहे हैं तो बी का व्यय 80%, इस 20 का 80% बनता 16, मैंने लिख दिया व्यय का 16 बराबर होगा एक ही कितनी आई थी 50 थी। अब अगर मैं इन्हें काटूं तो क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 8। और जब बराबर होता है ऐसे तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, तो इसका मतलब इसके निकलेगा क्या व्यय, और ये निकल जाएगा क्या, रेशियो निकल जाएगा 8। तो आय का 8 और ये व्यय का 25। इसका मतलब इनमें जो मल्टीपल था जिससे ये डिवाइड किया गया था, वो नंबर ये निकला है कि अगर एक्सपेंडिचर जो 25 नंबर ऐसा था, 25 से डिवाइड किया गया होगा आय उसको, किसको, व्यय को, एक्सपेंडिचर को, और इनकम को किससे डिवाइड किया गया होगा 8 से। तो इनसे डिवाइड किया गया था तो इनसे दोबारा से गुणा कर दो, तो गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 8 से किसको कर रहा हूं मैं, देखो ये खर्चे को 25 से, खर्चा कहां है भाई, ये रहा, 25 से करूंगा तो ये हो जाएगा 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, ठीक है, ये खर्चा था। आय को किससे करना था, 8 से करना था, 8 पंजे 40 और 8 8 64, ठीक है। ये इनकम था, ये खर्चा था। अब घटा दो सिंपल सा, 40 में से 25 जाएगा तो 15 और 64 में से 50 जाएगा 14, और यही मेरे सवाल का आंसर है। कहा गया भाई, ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर हमें दे रखा था, हमने 0 बढ़ा दिया, क्यों, परसेंटेज से लेकर, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि यहां पर हमने क्या करा कि ये मेरा पास ये था 20 था, तो मैंने इसका 80% निकाला, 16 बना, क्योंकि ये उसका था व्यय का, मतलब खर्चे का था, तो खर्चे का 16। ये किसके बराबर था, ये इनकम के बराबर था, एक है, तो आय लिख दी हमने, ठीक है। तो ये लिख दिया 50। हमने काट के देखा तो रेशो बना ये 25 और 8, किसका, खर्चे का 25 और इसका आय का 8। तो इसका मतलब जो खर्चा वाला जो रेशो है हमारा, उसे हमने किससे गुणा करना है, 25 से। तो खर्चे वाला ये था, 25 से गुणा करा, 25 से कम 25 और 25 चौके 100। इनकम वाले को किससे करना था, 8 से, तो 8 से गुणा कर दिया, 8 पंजे 40 और 8 64। 40 इनकम थी, 25 खर्चा हुआ, तो बचत कितनी होनी चाहिए, 15। 64 अगर इनकम होगी, 50 अगर उसके हमारे पास खर्चा हो जाएगा, तो बचत कितनी होनी चाहिए, 14। तो यही हमसे पूछा था ए और बी की बचत का अनुपात बताओ, तो ये निकल गया 15:14। क्या बात समझ में आ गई। चलो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज की इस स्लाइड का। बोल रहे हैं भाई ए बी सी की आय का अनुपात दे रखा है 3:5:4, और यदि ए की आय 3 गुना कर दी जाए, 3 गुना कर देंगे भाई, इसको 3 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9। सी की आय दुगनी कर दी जाए, सी की कौन सी, इसकी दुगनी कर दी जाएगी तो 8, और बी की आय समान रख दें, तो समान मतलब जितनी थी पहले उतना रख दें, तो क्या होगा 5। रेशो साफ साफ दिखाई दे रहा है, कहां गया, ये रहा पहला ऑप्शन, ठीक है। तो ये सवाल, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है आप वो यूज करें। कुल मिलाकर आपके सवाल ठीक होने चाहिए, कम टाइम में सबसे ज्यादा सवाल होने चाहिए, क्योंकि अगर कम टाइम में लगाते हो और सवाल कर लेते हो तो पूरा पेपर देख पाओगे आराम से, और क्योंकि रीजनिंग में भी आपको टाइम लगाना है, ठीक है ना। जीएस तो जीके जीएस तो ऐसा है कि अगर आता होगा तो टिक मारोगे, नहीं तो आगे बढ़ोगे, लेकिन आप टाइम ना लगा लो, मैथ्स में इतना टाइम ना लगा दो कि लास्ट में जीएस, उसके लिए जीएस और जीके के लिए बचे ना टाइम। तो इसलिए आपको मेथड यूज करने, सारे मेथड ही समझ में आने चाहिए जो आपको पेपर में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।